So good morning students. For semester 5th physical chemistry syllabus, first of all we will see the syllabus. फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में आपके पास 4 टॉपिक्स है इस बार, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, फोटो केमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड फेज केमिस्ट्री या फेज इक्विलिब्रियम आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, ऐसे हम फेज इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। तो इसमें से आपने एक टॉपिक है जो पढ़ रखा है, दैट इज सॉल्यूशन। आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है सॉल्यूशन, जो आपका 12th में आता है। बाकी तीनों आपके लिए नए हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, फोटो केमिस्ट्री एज वेल एज फेज इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम इन तीनों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आपके पास आता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म तो सुनी है, ठीक है, कि किसी भी चीज का अगर हमें एनालिसिस करना है तो हम उसका स्पेक्ट्रा, अगर आप कंपाउंड की बात करते हो तो हम जैसे हमें किसी बॉडी का एनालिसिस करना होता है कि भाई ये डेड बॉडी है, तो इसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे, तो हम उसका क्या कराते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं कि उसकी हर एक चीज का इंडिविजुअली डिटेक्शन हो, फिर हम पता लगाए कि भाई क्या किससे मैच कर रहा है, कि इसको जला के मारा गया है, इसको करंट लगा है, इसको खुद से बीमारी थी। तो वो क्या करते हैं, हम एक टेस्ट करते हैं जिसमें ये देखते हैं कि भाई इसकी ऑब्जर्वेशन ये आ रही है, और हम आइडियली उसको दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि एग्जैक्टली होना ये चाहिए था, कि अगर इसमें ये कैंसर से हुआ है तो हमारा कैंसर का एग्जैक्टली आता क्या है, दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर हम बताते हैं कि ये एग्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या रहा था। तो ऐसे ही आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टर्म है वो यही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने 5th सेम में पढ़ी है कि किसी भी कंपाउंड का अगर आपको एनालिसिस करना है तो हम उसमें डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रा देखते हैं। कि आपके पास एक तरीके से स्पेक्ट्रा क्या है, आपके पास उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये है कि उसको स्पेक्ट्रम के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आपने पढ़ रखा है, यूवी, विजिबल, IR, इंफ्रारेड की, इस रीजन में ये अपनी ऐसे ऐसे करके लाइंस देगा, ये अपनी ऐसे करके लाइंस देगा, वो सब क्या है मेरे पास स्पेक्ट्रा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होती है। कोई भी एक मॉलिक्यूल है आपके पास, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, अगर उसको कोई एनर्जी मिलती है, चाहे वो लाइट से मिले या आप उसकी एक्साइटेशन कराओ या उसको करंट से प्रोवाइड करो, कहीं से भी अगर उसको एनर्जी मिलेगी, कोई भी अगर एनर्जी मिलेगी उसको, तो वो क्या करेगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये क्या है मेरी ग्राउंड स्टेट की, जिसपे मॉलिक्यूल स्टेबल होता है उसको मैं ग्राउंड स्टेट बोलती हूँ। अगर उसको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड होती है, वो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो डिफरेंट टाइप के एक्साइटेशन शो कर सकता है कि एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला गया। सब डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं एक्साइटेड में, जैसे आपके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो ये मैंने इसलिए ऐसे लिखे हैं कि जो ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल होते हैं वो ऐसे होते हैं ये, कि इनके बीच में एनर्जी का गैप कितना है, बहुत ही कम है। दो ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी गैप कितना है, बहुत ही कम है। जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं वो इनसे थोड़े से ज्यादा में होते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल वाले इनसे भी ज्यादा में होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में गैप सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में गैप सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें इवन इक्लू पे ना जाओ, ये जस्ट मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में मैक्सिमम है कि 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आ सकते हैं, V1, V2, V3, V4, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, कम है। और 2 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि रोटेशनल वाले की क्या है, वाइब्रेशनल से कम है, तो डिफरेंट आ सकते हैं R1, R2, R3, Rn तक। ठीक है, और 2 रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंट क्या आ सकते हैं मेरे पास, ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल आ सकते हैं। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट चीज की कौन सा कब पढ़ा जाता है, कि अब मैं ये बता सकूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, अब मैं ये बता सकती हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगी, अब मेरे पास वाइब्रेशनल होगी, अब रोटेशनल होगी, ये मैं कैसे डील कर सकती हूँ। इसके लिए क्या करना होता है कि हमारे पास जो ये एनर्जी का डिफरेंट होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी। ठीक है,
पहली चीज इस पे डिपेंड करती है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे, ये हमारे किसके पास डिपेंड करेगा कि हम क्या स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, कि आप उसको यूवी रीजन में पढ़ रहे हो, विजिबल में पढ़ रहे हो, आईआर में पढ़ रहे हो, माइक्रोवेव में पढ़ रहे हो, एक्स रेज में पढ़ रहे हो, सबकी क्या है वेवलेंथ और एनर्जी डिफरेंट होती है। रीजन की वेवलेंथ और एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो अगर आप माइक्रोवेव एनर्जी लेवल में किसी की एक्साइटेशन देखते हो, माइक्रोवेव एनर्जी लेवल में, तो वहां पे मेरे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखता है। इसके अलावा ट्रांसलेशनल दिख सकता है। रोटेशनल के बीच में क्या आ रहे थे, ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल आ रहे थे, रोटेशनल के साथ ट्रांसलेशनल दिख सकता है, बट वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिखेगा। ठीक है, और भी कंडीशंस होती है इनकी दिखने की, पर सबसे पहला जो हम मान के चलते हैं वो ये देखते हैं कि रीजन कौन सा है। अगर माइक्रोवेव रीजन है तो रोटेशनल होगा, आईआर रीजन इंफ्रारेड रीजन है तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। अगर मेरे पास यूवी और विजिबल रीजन है तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगी, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में देख पाऊंगी। ठीक है, अब दूसरी चीज जो देखते हैं वो इनके नेचर पे डिपेंड करती है कि जो माइक्रोवेव होता है इसके साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशंस होने के लिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करने के लिए रोटेशनल ट्रांजिशन का होना जरूरी है। रोटेशनल ट्रांजिशन पहली बात तो माइक्रोवेव रीजन होना चाहिए, दूसरा उसके साथ ही उसमें मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो ही वो रोटेशनल शो करेगा। वाइब्रेशनल के लिए कंडीशन है कि अगर उसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट चाहे जीरो हो, जैसे H2 है N2 है, बट उसमें चेंज इन डायपोल मोमेंट होना चाहिए, कि अगर हम उसमें स्ट्रेचिंग एक साइड करें तो मेरा डायपोल मोमेंट जो है वो चेंज होना चाहिए। अगर वो है तो वो आपके पास वाइब्रेशनल ट्रांजिशन शो कर देगा। बट अगर ये दोनों कंडीशन नहीं भी है तो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के लिए सिर्फ मॉलिक्यूल को एक्साइट होने की जरूरत होती है। तो अप्रोक्सीमेट ऑल मॉलिक्यूल्स आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं। इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, तो ध्यान इसी पे दो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कंडीशन है आपके पास कि रीजन जो है वो या तो अल्ट्रावायलेट हो या फिर विजिबल हो। रीजन है आपके पास अल्ट्रावायलेट या विजिबल, बट अप्रोक्सीमेट ऑल मॉलिक्यूल्स, चाहे उनमें डायपोल मोमेंट है या नहीं है, चेंज इन डायपोल मोमेंट है या नहीं है, पर आपके पास वो क्या करेंगे, अगर उनमें मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो होगी। ठीक है, अब आपके पास मॉलिक्यूल जब एक्साइट हो रहा था तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, तो जो टोटल एनर्जी है आपके पास वो, ये सारी एक्साइटेशन हो सकती है मॉलिक्यूल की, सारी की सारी हो सकती है एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद। तो जो टोटल एनर्जी है वो सम होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी का। ठीक है, हमने सबसे पहले ये बताया कि ट्रांसलेशनल सबसे कम है, रोटेशनल उससे ज्यादा, वाइब्रेशनल का उससे ज्यादा और इलेक्ट्रॉनिक का उसके ज्यादा। तो जो बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन, एक नाम से आता है कि बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी से बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए ये बहुत सी स्मॉल सी अमाउंट है, तो हम टोटल में इसको सम में इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सम में इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। यही आपके पास क्या है, बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, और जो एक्साइटेड हुई ये प्लैंक्स थ्योरी से डेल्टा, ये आपके पास क्या आता है, H0 विच इज Hc लैम्डा, ये किसके बराबर जा रही थी, इन सबके सम के बराबर। ठीक है, दूसरी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है, इनके अंदर एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड, कि अब एक्साइटेशन होगी तो दो एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी का गैप कितना रहेगा, चेंज हो सकता है गैप, बट एक फिक्स्ड गैप है। ठीक है, ट्रांसलेशनल में कोई क्वांटाइजेशन नहीं होती, ट्रांसलेशन में क्वांटाइज नहीं होते, इसलिए भी इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरा, इसी अप्रोक्सीमेशन पे कि ट्रांसलेशनल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसी पे आपके पास अगर इनकी बात करी जाए कि मेरा स्पेक्ट्रा किस तरीके का आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का नेचर क्या होगा, तो देखो आपने पढ़ा होगा रोटेशनल में ऐसे लाइंस आती है, वाइब्रेशनल में कुछ इस तरीके का आता है। इसमें तो रोटेशनल भी हो रहा है, वाइब्रेशनल भी हो रहा है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक भी हो रहा है। तो इसमें जो आपके पास स्पेक्ट्रा आता है वो बहुत ही बैंड प्लस
लाइन, बैंड भी आता है और प्लस लाइन भी आती है, सबका सम अप होके बहुत ही कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आता है, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आता है। बट फिर भी हम इस स्पेक्ट्रा को प्रिफर करते हैं औरों के कंपैरिजन में, वो इसलिए क्योंकि ये यूवी और विजिबल में हो जाता है, और यूवी और विजिबल रीजन हमारे लिए अवेलेबल होना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के बाद भी हम इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि ये किस में आता है, विजिबल और यूवी रीजन में। तो फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल अभी आगे आएगा इसमें कि फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल क्या कहता है। फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल कहता है ये कि हम ट्रांसलेशनल को नेग्लेक्ट करते हैं। किस फॉर्म में नेग्लेक्ट करते हैं ये हमें देखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व की इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स को कैसे देखते हो। पोटेंशियल एनर्जी कर्व के लिए हमारे पास मोड्स पोटेंशियल में हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है जिससे हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व को देखते हैं कि जो ग्राफ है मेरा, जो एनर्जी की शेप है लेवल्स की, वो किस तरीके से आएगी। वी आर इज इक्वल्स टू डी ई 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा आर माइनस आर ई का स्क्वायर। तो आपके पास वी आर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। डी ई डिसोसिएशन एनर्जी की डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ही हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक होने में कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज डी ई, डिसोसिएशन हो गया वहां पे। ठीक है, 1 माइनस ई एक्सपोनेंशियल बीटा जो होता है वो मेरी एनर्जी होती है, ये भी बीटा भी मेरी एनर्जी होती है। अगर इसकी पर्टिकुलर फॉर्म में जाओगे तो एक तरीके से ये स्टेटिस्टिकल जब पढ़ी जाती है, एडवांस स्टेटिस्टिकल, तो उसमें आता है बीटा की स्टेटिस्टिकल मोड्स पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट करके कुछ ऐसा बोलते हैं इसको। तो एक कांस्टेंट एनर्जी रहेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू है। आर जो है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होता जाएगा जैसे जैसे उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती जाएगी। और आर ई की इक्विलिब्रियम पे कि जस्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक। आर ई वो डिस्टेंस है जहां मॉलिक्यूल दोनों पास पास है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। अगर इससे हल्का सा ज्यादा दूर गए तो उनमें क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ आता है आपके पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से, वो कुछ इस तरीके से आता है कि जैसे जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बढ़ता है तो मेरा मॉलिक्यूल पहले तो उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल्स पहले बहुत दूर थे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पास आते गए, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती गई, जैसे बढ़ती जा रही है इंटरन्यूक्लियर दूर। जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में ग्राउंड स्टेट पे क्या होगी, ग्राउंड स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरी, अगर आप देखोगे तो यहाँ है कुछ बहुत ही कम है, और आर क्या है मेरा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उनके बीच में कुछ इतना है, एक फिक्स वैल्यू है। जैसे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया, ऊपर गया, तो मेरा आर क्या हुआ, बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस भी उसके साथ क्या होगा, उसी डिस्टेंस पे अगर बात करते जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जा रही है। फाइनली मेरा मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे चलती गई, एक पॉइंट पे आके क्या हो गई, एक आर एक डिस्टेंस पे आके क्या हो गई, ये कांस्टेंट। जिस डिस्टेंस पे आके ये कांस्टेंट हुई है वहां इसका मतलब मॉलिक्यूल को अब इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो इस एनर्जी को आप क्या बोलते हो, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, और ये बैंड पहले इनकी विड्थ बहुत ही कम होती है, जैसे ऊपर जाता जाता है उसकी विड्थ क्या होती जाती है, बैंड की हायर होती जाती है। हमें देखना है, हमें इसका काम नहीं, हमें इसमें इसका काम है कि हमें ये देखना है कि किस एनर्जी लेवल पे मॉलिक्यूल के मिलने की टेंडेंसी कितनी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में मेरे को इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है, उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, मुझे वो चेक करना है। ठीक है, तो जहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है इसको मैं क्या बोलती हूँ, आर ई, इक्विलिब्रियम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, इस पे इक्विलिब्रियम है। अगर इसके बात करोगे तो उसमें चेंजेस आते चले जाएंगे। ठीक है, हम इसको इक्विलिब्रियम पर ही नोट करते हैं जनरली, पर मेरा जो काम है वो इसमें है कि प्रोबेबिलिटी क्या, अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाती हूँ तो एनर्जी लेवल का कुछ इस तरीके से आएगा कि पहले वाले में क्या आया कि V इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम कहाँ पे है, मिड पे। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, मिड पे है कि फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ग्राउंड स्टेट प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एट सेंटर। सेंटर पे क्या है, मैक्सिमम है। जैसे आप ऊपर वाले पे जाओगे कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, प्रोबेबिलिटी तो कम हो गई, जो पीक थी
वो तो कम हो गई, उसके साथ साथ वो अलग अलग भी हो गई कि यहाँ भी 50% मिल सकता है, यहाँ भी 50% मिल सकता है, ठीक है। और ऊपर जाओगे सेकंड में, थर्ड में, तो क्या होगा, एक्सट्रीम में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी, एक्सट्रीम में पोजीशंस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यही आपके पास मोस्ट पोटेंशियल कहता है। आपको सिर्फ ये चीजें नोट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट इट्स extreme levels will be maximum as we go to higher energy levels, कि जैसे हम higher energy levels पे जाएंगे probability of finding an electron is maximum at extreme positions। जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी आपके पास वो ये कहती थी कि अगर जैसे ऑसिलेशन की बात करते हो कि मॉलिक्यूल में ऑसिलेशन हो रहा है तो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा देर इसके सेंटर पे रहता है। मॉलिक्यूल पेंडुलम की बात करो, ऑसिलेशन होते टाइम हम ये मान के चलते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम वो सेंटर पे स्पेंड करता है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसके मिलने की कहाँ पे है, सेंटर पे है। बट जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आ जाती है तो ये कह देती है कि एक्सट्रीम पे जरूरी नहीं है मिलना, जैसे जैसे उसकी एक्साइटेशन होगी वो हायर एनर्जी लेवल्स में आएगा तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ज्यादा हो जाएगी और सेंटर पे क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर आपके पास ये मेरा पहले मोर्स पोटेंशियल का ग्राफ आ रहा था, मॉलिक्यूल में अगर एक्साइटेशन होती है तो ये देखने को मिला कि ये ग्राफ इसके साथ साथ ऊपर हायर एनर्जी लेवल में तो गया ही गया, एनर्जी तो बढ़ी, ठीक है। एनर्जी के साथ साथ उसने अपनी पोजीशन को भी शिफ्ट कर दिया, यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। तो जो इसके यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा ग्राउंड स्टेट से इसकी से, वो अप्रोक्सीमेट इसकी थर्ड स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एक्साइटेशन होती है। बट फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल आता है, वो कहता है कि ये डिस्टेंस जो होता है ये इतना फास्ट होता है, जो इनका एक्साइटेशन होता है ये इतना फास्ट होता है कि हम इस डिस्टेंस को देख ही नहीं पाते कि दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस भी हुआ है, कि इनमें शिफ्ट भी हुआ है, ये वाला इसमें जा रहा है, ये वाला इसमें जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा किस में जा रहा है। एग्जैक्टली तो क्या जा रहा है कि 0 से 3 में जा रहा है, थर्ड वाला सेकंड में जा रहा है, 0 वाला 0 में जा रहा है, फर्स्ट और आगे ऊपर वाले में जाएगा, इस तरीके से और पीछे वाले में जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। पर एग्जैक्टली ये जो ट्रांजिशंस होती है वो इतनी फास्ट होती है कि हम इनको देख ही नहीं पाते। हम ये मान लेते हैं कि 0 से 0 में भी जा रहा है, 0 से 1 में भी जा रहा है, 2 में भी जा रहा है, 1 वाला 2 में भी जा रहा है, 3 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, सब अपने हायर एक्साइटेड स्टेट्स में जा रहे हैं। ये मेरा क्या कहता है, फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल कहता है। उसके बाद भी फिर भी ये मानता है कि अगर ऐसा केस होता है तो मैं इसको इंटेंसिटी के बेसिस पे बता सकता हूँ कि अगर मेरे दोनों में एक्साइटेशन होने के बाद, वो फिर 3 केसेस डिस्कस कर देता है। फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल एक बार तो उसको नेग्लेक्ट करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए इसके 3 प्रिंसिपल डिस्कस कर देता है कि या तो मेरा एक सेमी पोजीशन पे रहे जो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है RE, या तो मेरा सेम ही रहे कि ग्राउंड स्टेट में भी और हायर एनर्जी लेवल में भी। तो उसके केस में तो क्या होगी, मेरी जो 0 से 0 की एक्साइटेशन है, अगर मेरा कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले मेरा ऐसे था, अभी भी मेरा इसी पोजीशन पे है, RE दोनों का RE इक्वल टू RE डैश, ये दिख रहा, तीन केसेस इसमें डिस्कस करेगा कि अगर मेरी जो ये थी पहले ये था, एक्साइटेशन होने के बाद ये सेम रहा, ये डिस्टेंस क्या था मेरा RE, इसका RE क्या मान के चलो RE डैश, कि अगर RE और RE डैश एक्साइटेड स्टेट का दोनों का इक्वल रहा तो जो मेरी इंटेंसिटी आएगी वो 0 से 0 की मैक्सिमम आएगी, 0 से 0 की क्या आएगी मैक्सिमम, फिर 0 से 1 की और कम हो जाएगी, 1 से या 0 से 2 की और कम हो जाएगी। इस तरीके से क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जब आपके पास RE इक्वल्स टू RE डैश की दोनों का अगर बराबर आता है तो ठीक है। अगर मेरा क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाता है, मतलब ये इस साइड शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, कि
वाली 0 से 1 की लगा लो या 3 से 0 की लगा लो, सबकी इंटेंसिटीज कम होगी। मैक्सिमम किसकी होगी? 2 से 0 की, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही दूर का हो जाता है, अगर आर ई डैश यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब आर ई से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक पॉइंट के बाद ये क्या करने लग जाता है, 1-2 तो लाइन शो करेगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद मुझे दिखेगा ही नहीं, वो कॉन्टिन्यूम शो कर देता है। क्या शो कर देता है? कॉन्टिन्यूम बना लेता है कि कोई लाइन्स आपको दिख ही नहीं रही है, कोई लाइन्स आपको दिख ही नहीं रही है, एक कॉन्टिन्यूम सा आ गया, बहुत ही नियर बाय आ गई। यही फ्रैंक कोल्डन प्रिंसिपल ने कहा था कि जब आप हायर एक्साइटेड स्टेट्स पे चले जाते हो तो जो ये शिफ्ट हुआ था इक्विलिब्रियम का, वो मुझे दिखता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद पैरिटी वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।